इसी तरह चलाना है, आप मुझे पे वादा करें, वरना ये हम प्रोग्राम बंद अभी करते हैं। सर आपने बड़ा सख्त सवाल किया कि माथे पे गोली और फलाना, ये ड्रामाई सेंटेंसेस बड़े अच्छे लगते हैं वैसे बातचीत में, तो ये कोई सवाल है? आप मेरे से पूछे कि आपको कैसे पता है। अगर आपने कोई तमीज से सवाल पूछना है मेरे से तो कहें भाई साहब आपने शेर अफजल मरवत के खिलाफ ये अबरार, हम एक आप कश्मीरी तो नहीं है? मैं बिल्कुल कश्मीरी हूँ। कश्मीरियों के मुतालिक हम जब स्कूल में होते थे ना, कहते थे कि कश्मीरी क्यों नहीं लड़ते हो, कहते जी तब सी ते ठुस कर सी। और नहीं चलेगा अबरार, ये ऐसे नहीं चलेगा मुल्क। सर ये नहीं चलेगा, लेकिन ये बातें आपको कब पता चली? यार मैं बता रहा हूँ, मैं तो फौज के कब से मैं छोड़ रहा हूँ कि फौज को इस तरह नहीं करना चाहिए। सर आप इतनी ताहीर से क्यों बोले? और ताखीर क्या मतलब? और मैं अपने कहा मतलब, अच्छा ताखीर का क्या मुराद है, डिफाइन करें ताखीर। सर आप 2017 के बाद बोले और दिखाई दिए। नहीं तो इसका मतलब है आपने जीरो रिसर्च की है मेरे ऊपर। बाशऊर लोग और देखने वाले ये कहते हैं कि हैदर मेहदी साहब के अल्फाज का चुनाव अच्छा नहीं होता। सर हैदर मेहदी के अल्फाज का चुनाव जो हैदर मेहदी है, अब क्या करे, ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं मानता हूँ। यू हैव नो आइडिया। सर शेर अफजल मरवत साहब का मैंने भी इंटरव्यू किया। हम भी इंसान हैं, अशरफुल मखलूकात हैं, सोच विचार हम भी करते हैं। आपको कनेडा में बैठे हुए कैसे इल्हाम हुआ कि वो इमरान खान से वफादारी नहीं कर रहा? जैसे आपको यूके में बैठे हुए इल्हाम हुआ कि हैदर मेहदी से बात करें, ये इस तरह के सवाल को जो आप इस तरह तंज से करके नहीं करें अबरार भाई, ये अब जेब नहीं देता आपको एज एन एंकर। सर इमरान खान ही अच्छा क्यों है आपके नजदीक? नहीं नहीं यार, बहुत और भी अच्छे लोग हैं। देखें इमरान बहुत अच्छे लोग हैं। ऐसी इतनी अच्छी फौज, इतना अच्छा खाना, मेस का जिक्र किया, बड़ा कूल डाउन माहौल, तो फिर ये जो हैदर मेहदी है इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया बतौर कैप्टन फौज से? मैं जी दो चीज़ें थी। मैं जब फौज में गया मुझे बहुत जल्दी पता चल गया कि ये मेरा बिल्कुल वक्त का ज़ाया है। टू बी ऑनेस्ट मैं पढ़ना चाहता था, मुझे बहुत शौक था पढ़ने का, लेकिन फौज में चला गया। कि आप तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से बगावत करने वाले और फौज से गद्दारी करने वाले हैदर मेहदी हैं। तो मैं आपको तारीख से बताता हूँ। 87 साल उमैयदों की मस्जिदों से इमाम अली के ख़ानदान को गद्दार डिक्लेयर किया गया था। उमर बिन खत्ताब। हाँ वो 6 साल वो रहा, उसके अलावा 81 साल। तो ये जो गद्दार है, इनका गद्दार डिक्लेयर करना, मैं तो ये फख्र समझता हूँ। गद्दार और बगावत करने के इल्जामात और 12 साल की सजा होने को फख्र समझते हैं? ये मेरे लिए निशाने हैदर है। सर लोग कहते हैं कि सीने पे गोली खानी थी, माथे पे गोलियां खानी थी, मजहब के लिए, मुल्क के लिए, कौम के लिए। जिन हैदर मेहदी साहब को जंग लड़नी थी वो फौज को भाग के मीठी जन्नत कनाडा में बैठे। सर ये मेरी बात सुने ना, ये एक मैं आपको बात बता दूं कि कितनी कुर्बानियाँ। पहले आप जरा तारीख का, आप इमरान साहब पता नहीं आप तारीख पढ़ते हैं पाकिस्तान की या फौज की, आपने कोई तैयारी की है इस इंटरव्यू के लिए? ये मैं आपको एक बात बता दूं, और बाय द वे एडिट आउट कुछ नहीं करना आपने। अच्छा आपने मेरे सवाल जवाब को तोड़ के नहीं लगाना। ये आपने मुझे वालिद साहब ने बानी पाकिस्तान को जो जायदाद इनाम के तौर के ऊपर उस दौर में मिली वो डोनेट कर दी। डोनेट कर 26 एकड़ ज़मीन, और उसके बाद और भी बहुत कुछ फिर बाद में भी। और कायद-ए-आज़म ने उसका बहुत ही इमोशनल जवाब दिया, और ये ख़त मुझे मिला था। सर आप जो कुछ जितना बुरा जर्नैलों की गलतियां, अच्छाइयों और बुराइयों के ऊपर बोलते हैं, इसकी सज़ा इमरान खान आपकी वजह से काट रहा है। और इमरान खान के मामलात हर जगह के ऊपर इस वजह से बिगड़ते हैं कि आप लोग उनके वेलविशर हैं, आप उनसे मोहब्बत करते हैं, और फिर जो तनकीद उस तरफ इदारे पे करते हैं उसका बोझ पीटीआई और इमरान खान उठाते हैं। बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल गलत। ये कैसी बातें, कब बच्चों वाली बातें करते हैं अबरार? आपको नहीं कह रहा, मतलब जो लोग ये बातें करते हैं, कैसी बात। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा, और आज के इस गोरखधंधा में पाक फौज से साबिक आर्मी अफिसर मेरी मुराद सैयद रज़ा हैदर मेहदी साहब, जो कि कनाडा में मुकीम है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, पाकिस्तान और उसके हालात के बारे में फ़िक्रमंद रहते हैं, और इनको लाखों लोग सुनते भी हैं, जानते भी हैं और पहचानते भी हैं। आज के गोरखधंधा में दो टोक इनसे बात होगी कि आखिर ये लोग
पाक फौज में थे, अब नहीं है, इनको गद्दार और बगावत करने के ऊपर सज़ा क्यों सुनाई गई? और मुहिब वतन एक पाकिस्तानी और साबिक आर्मी का ऑफिसर कैसे गद्दार हो सकता है? तो सैयद हैदर रज़ा मैदी साहब से आज हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम अबरार, थैंक यू। बड़ी नवाजिश आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले बताइए कि पाकिस्तान फौज को छोड़ा और देश से परदेश में आके क्यों आबाद हुए? अबरार पर्सनल इश्यूज थे, क्वेश्चन थे। पाकिस्तान जब मैंने छोड़ा उस वक्त बहुत हालात किसी और नहज की वजह से थे। मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं छोड़ा, मेरे वालिद साहब ने हमें ज़बरदस्ती कहा छोड़ने के। उसमें बहुत ज़्यादा शिया सुन्नी फसादात हो रहे थे। मेरा ख़ानदान जो है वो शिया मसलक से उनका ताल्लुक़ है, हालांकि मैं बहुत एक ऐसे ख़्यालात का हूँ कि मैं समझता हूँ कि मैं सिर्फ मुसलमान हूँ और किसी एक मसलक की जहाँ से भी अच्छी चीज़ है वो मैं लेता हूँ। तो वो था, उन्होंने हमें ज़बरदस्ती कहा, हम चले गए। मैं फिर बाहर रहा, 16-17 साल दुबई में रहा। उसके बाद सोचा था कि पाकिस्तान वापस आएँ या बाहर चलें, लेकिन बस वो अपने कोई पर्सनल फैसले थे जिसकी वजह से मैं कनाडा आ गया। जी। बड़ी अच्छी सोच है कि आप अपने आप को सिर्फ मुसलमान कहते हैं और तफरकाबाजी से पाक हैं। आपके वालिद और दादा जान भी पाक फौज में रहे, उन्होंने जंग तक लड़ी, सेकंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया। और क्या मैं जी जी, सॉरी, प्लीज़ गो अहेड। कौन कौन खानदान से पाक फौज का हिस्सा रहा इससे कबल? हमारे ख़ानदान में खैर बहुत हैं जी, एक फ़ौजी ख़ानदान टाइप ही समझ लें। मेरी वालदा की तरफ से भी, मेरे वालिद साहब की तरफ से भी, मेरी वालदा के जो मामू थे वो पाकिस्तान में शायद चौथे या 5वें नंबर के सीनियर मेजर जनरल थे जब पार्टीशन हुई थी। बल्कि उनका नाम था कमांडर इन चीफ का बनने का, लेकिन जनरल ग्रेसी नहीं थी, उनका नाम था मेजर जनरल नवाबज़ादा आगा मोहम्मद रज़ा, एक क़ज़लबाज फैमिली है लाहौर की। मेरे वालिद साहब जो है जी, उनकी मैं ज़्यादा बात, हालांकि मेरे बहुत और भी मेरे मामू चचा ख़ानदान में बेशतर कज़न्स बहुत हैं, मैं ख़ुद था। हमारे वालिद साहब ने असल जो बात करना चाहता हूँ वालिद साहब की फ़ौज की मुनासबत से, वो 3 बातें करना चाहता हूँ। एक तो इन्होंने फ़ौज जॉइन की दूसरी जंग अज़ीम में, इनको वहाँ बहादुरी के एज़ाज़ में एक तमगा दिया गया जो कि अंग्रेज़ का तमगा था, मिलिट्री क्रॉस। उसके एवज़ उनको 26 एकड़ ज़मीन दी गई ज़िला मंटगोमरी में, जो साहिवाल कहते हैं आजकल। वो उन्होंने पाकिस्तान बनने से 3 साल पहले 14 अगस्त 1944 को एक ख़त लिखा कायदे-आज़म को, और अपनी ये तमाम जो जड़ी पूंजी थी, ये तमाम इनकी ये थी, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं था, ना उनके ख़ानदान के पास कुछ था। कोई ऐसे कोई हम बड़े अमीर ख़ानदान से नहीं थे वालिद साहब का। वालिद साहब ने बानिए पाकिस्तान को जो जायदाद इनाम के तौर के ऊपर उस दौर में मिली वो डोनेट कर दी। डोनेट कर 26 एकड़ ज़मीन, और उसके बाद और भी बहुत कुछ फिर बाद में भी। और कायदे-आज़म ने उसका बहुत ही इमोशनल जवाब दिया, और ये ख़त मुझे मिला था खालिद शम्सुल हसन साहब के दफ्तर से, जो कि उस ज़माने में नेशनल बैंक के वाइस प्रेसिडेंट थे। खालिद शम्सुल हसन के वालिद जो वाजिद शम्सुल हसन साहब थे, वो कायदे-आज़म के पर्सनल सेक्रेटरी थे। तो खालिद शम्सुल हसन साहब से ऐसी बात हो रही थी, वो कि बिज़ी थे। मैंने कहा अच्छा ये मैं आपकी ज़रा किताबें देख लूँ। उनके दफ्तर गया था, मैं उस ज़माने में डॉन में काम करता था, इश्तिहार बेचता था डॉन के लिए, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से इश्तिहार लेने का। ये बहुत ज़रूरी है सुनना अबरार साहब, ये हिस्ट्री का मौका है। ये हम मिर्च मसाले वाले भी प्रोग्राम कर लेंगे, ये हमारी यूथ को पता चलना चाहिए जो आपका देखते हैं। तो मैंने जब किताबों में बहुत कायदे-आज़म के देखे, तो उन्होंने कहा ये मेरे वालिद साहब के, जिसमें कायदे-आज़म के तमाम खतूत हैं। मैंने कहा जी हमारे वालिद साहब भी कहते रहते हैं, उन्होंने ख़त लिखा और वो कायदे-आज़म का जवाब है, लेकिन जब पार्टीशन हुई तो वो सब वहाँ इंडिया में छोड़ गए। कहा क्या नाम है तुम्हारे? मैंने बताया ये नाम। कहते हैं अरे ये तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ख़त है, मुझे याद इसलिए है कि उसमें कायदे-आज़म का जवाब बहुत इमोशनल था, बड़ा जज्बाती था। कायदे-आज़म आमतौर पे जज्बाती जवाब नहीं देते। तो उन्होंने गए, कुछ देखा, कुछ साल मेरे से पूछे। मैंने कहा जी यही होगा को 43-44। उन्होंने देखा, निकाल के देखा, तो इसका ख़त मिला। एनीवे, हमारे वालिद साहब पाकिस्तान आए, पहले पीएमए के प्लेटून कमांडर थे, एजुटेंट थे, कंपनी कमांडर थे, एसएसजी के बानी कमांडरों में से इनका शामिल है। इन्होंने ग्रुप कमांडर किया। इन्होंने 1965 की जंग में ऑपरेशन जिब्राल्टर के को कहा कि ये बिल्कुल फेलियर है, ये हम जवानों को, अपने अफसरों को हम
बिल्कुल फेंक रहे हैं मौत के अंदर, उसकी वजह से उनको वहां से हटा दिया। एनीवे उनका बड़ा जबरदस्त किरदार था जी, वो मेरे से बहुत बढ़िया था। बिल्कुल, नो डाउट कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए फ़ौज में रह के और अपनी जायदादें दे के हिस्सा डाला, क्या आप अपने वालिद की वजह से उन्हें रोल मॉडल समझ के अपनी मर्ज़ी से फ़ौज में गए थे? जी, जी, बिल्कुल अपनी अपनी मर्ज़ी से गया था, रोल मॉडल थे, पूरा ख़ानदान था, खिदमत करने का शौक, पता था कोई पैसा नहीं है हमारी तो अबरार हमारी तो आती तनख्वाह 15 तारीख, पूरी तनख्वाह 15 तारीख को ख़त्म हो जाती थी। फिर वो कैंटीन से चिट्ठी लिखवाते थे कि यार थोड़ा उधार दे दे, उससे अगला आधा महीना चलाते थे। फिर वो पहली तारीख को उसको आधे पैसे दिए, कैंटीन वाले को आधे। बड़ी सिंपल फौज थी, कोई गाड़ियाँ नहीं, कोई मोटरसाइकिलें नहीं, हमारी पूरी यूनिट में हम कोई 16-17 अफसर थे। एक सीओ के पास गाड़ी थी, एक शायद 2IC के पास मोटरसाइकिल थी और एक मेजर के पास। बाकी हम सब पैदल थे या साइकिलों वाले थे। बड़ी सिंपल सिंपल नौकरी थी। पूरे मलीर कैंट में कोई गेस्ट हाउस नहीं था जिसके अंदर एसी लगा हुआ। आजकल तो ये हराम के खाए हुए जर्नैल जो हैं, फिटे हुए पेट इनके, पता नहीं अरबों की इनकी। तो ये आपने जो इंट्रोडक्शन में कहा कि मुझे इन्होंने गद्दार क्यों कहा, मैंने इसलिए कहा कि मैंने इनको नंगा कर दिया। मैं एक-एक सवाल के ऊपर आऊँगा, माफ़ी चाहता हूँ आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप अपने अल्फाज अपनी ज़ुबान से सोच समझ के और दिल से जो कहे उनका दिफा भी करेंगे और लोग सुनने वाले भी उससे कुछ हासिल कर सकेंगे। इतनी अच्छी फ़ौज, इतना अच्छा खाना, मेस का ज़िक्र किया, बड़ा कूल डाउन माहौल, तो फिर ये जो हैदर मेहदी हैं इन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिया बतौर कैप्टन फ़ौज से? मैं जी 2 चीज़ें थी। मैं जब फ़ौज में गया मुझे बहुत जल्दी पता चल गया कि ये मेरा बिल्कुल वक़्त का ज़ाया है, टू बी ऑनेस्ट। मैं पढ़ना चाहता था, मुझे बहुत शौक था पढ़ने का, लेकिन फ़ौज में चला गया। मैं चाहता था कि मैं आगे पढूँ, जो कि मैंने पढ़ा। मैंने उसके बाद एमए इकोनॉमिक्स किया, फिर मैंने एमबीए किया, अमेरिका से स्कॉलरशिप मिली। लेकिन जब हम मार्शल लॉ में लगा और हम लोग बलूचिस्तान में भी थे और उसके बाद जब मार्शल लॉ लगा, ज़िया का, मुझे यकीन हो गया कि मार्शल लॉ पाकिस्तान का हल नहीं है और मैं बड़ा यंग था उस ज़माने में। मैंने फ़ौज से 4 दफ़ा इस्तीफ़े दिए थे। मैंने 77 में दिया, 78 में दिया, 79 में दिया और आखिरी इस्तीफ़ा 80 में दिया जब मेरी बड़ी अच्छी पोस्टिंग्स थी। मैं अपने कोर्स का नंबर 1 कैडेट था, अकेडमी सीनियर ऑफ़िसर था। मुझे बड़ी ज़बरदस्त पोस्टिंग मिली थी, एक G3 एक ऑपरेशनल ब्रिगेड की कश्मीर में, वहाँ था मैं। लोगों को जो फ़ौजी हैं उनको पता है कि ये कितनी अच्छी पोस्ट होती है। मैं एक बहुत ही एक जूनियर कप्तान था, लेकिन मुझे फिर भी उस ज़माने के मिलिट्री सेक्रेटरी ने बुलाया पिंडी कि आप फ़ौज से इस्तीफ़ा ना दें, हम आपको अभी इंग्लैंड भेज रहे हैं कोर्स के लिए, उसके बाद हम आप सऊदी अरेबिया जाएँगे, आप ये होंगे, ये देखें आपका करियर आपके पाथ, आप मुझे पूरा दिखाया जर्नली तक मेरा करियर कि मैं इधर जाऊँगा, उधर। तो मैंने कहा नहीं, वैसे मैं थोड़ा फिसल गया था बाय द वे जब उन्होंने कहा ना कि हम इंग्लैंड भेजेंगे, तो मैं कहा यार चलो इंग्लैंड का आपकी भी नीयत ख़राब हुई उस वक़्त? नियत खराब मतलब जवान आते हैं क्या, चलो जी मेरा मुल्क बाहर सैर सपाट हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या, मेरे रेजिग्नेशन में भी ये लिखा हुआ था। तो मैंने फौज छोड़ने के फौरन बाद एयर मार्शल अज़हर खान की तहरीक इस्तक़लाल ज्वाइन की, जो कि सख्त मुखालफत कर रहे थे इसकी, ज़ियाउल हक की और मार्शल लॉ की। और मैंने बहुत बढ़ चढ़ के उस ज़माने में सियासत में हिस्सा लिया। हमें उस वक्त तो किसी को पता ही नहीं था कि 2 साल रुकना पड़ता है, कप्तान थे, किसी ने पूछा भी नहीं, तो कर दिया। सो आई मुझे फ़ौज से बहुत मोहब्बत भी है, ये ऐसी बात नहीं है। ये जो लोग कहते हैं ना जी हैदर मेहदी जो है ये फ़ौज के, देखें मैं आपको एक बात बताऊं अबरार भाई, मैं आप ये, और मैं सिद्क़े दिल और अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान कहता हूं, जो आज मैं हूं ना, जो मेरे में हिम्मत है, जो मेरे में सलाहियत है, जो मेरे में सच कहने की अल्लाह सुब्हान तआला ने हिम्मत दी है, जो मेरे में, मुझे अपने अंदर जो मेरा शैतान है उससे लड़ने की सलाहियत, जो हक सच बात करने की है, पाकिस्तान से मोहब्बत है, मुझे फ़ौज से मिली। क्या बात है सर, 25 साल की उम्र में उस वक्त के कैप्टन नौजवान हैदर मेहदी को पता चल गया कि मार्शल लॉ गलत चीज़ है और इसको वजह बना के फ़ौज से बदजन हुए और इस्तीफ़ा दिया, चौथी मरतबा कबूल हुआ। मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सर जब ऑन द रिकॉर्ड है, अब उस साबिक कैप्टन को जब मैं उनसे बात कर रहा हूं तो मैंने तैयारी के अंदर ये बात पता चली कि आप तो इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान से बगावत करने वाले और फौज से गद्दारी करने वाले हैदर मेहदी हैं।
तो मैं आपको तारीख से बताता हूँ। 87 साल उमैयदों की मस्जिदों से इमाम अली के ख़ानदान को गद्दार डिक्लेयर किया गया था। ऐसा ये मत पूछ ले। हमारी तारीख जो है ना भरी पड़ी है कि जो भी उस वक्त के फ़िरौन के ख़िलाफ़ बात करेगा और उसके कपड़े उतारेगा और उसको नंगा करेगा और उसके सामने ऐलाने बगावत करेगा, जिस तरह इमाम हुसैन ने किया यजीद के ख़िलाफ़, तो फिर उनको जो ताकतवर तो क़ुव्वतें थी उस वक़्त था यजीद इब्न मुआविया, उसने ये ऐलान किया मुआविया की खिलाफत के दौरान भी ये इमाम अली को गद्दार डिक्लेयर किया। यजीद और उसके बाद के जितने खलीफे आए माँ सिवाय उमर द सेकंड जिसको कहते हैं, उमर बिन खत्ताब। हाँ वो 6 साल वो रहा, उसके अलावा 81 साल। तो ये जो गद्दार है, इनका गद्दार डिक्लेयर करना, मैं तो ये फख्र समझता हूँ। गद्दार और बगावत करने के इल्ज़ामात और 12 साल की सज़ा होने को फख्र समझते हैं। ये मेरे लिए निशाने हैदर है। ये दुनिया को बताता है कि हक सच बात करने वाला हैदर मेहदी जो है, और ये जो बिकाऊ माल यजीदी कुव्वत पाकिस्तान में आसिम मुनीर और जो उनका फ़र्क है, ये दुनिया को पता चल गया। अबरार, आप जिस मर्जी तरीके से इस सवाल का जवाब पूछें। सर, लोग कहते हैं कि सीने पे गोली खानी थी, माथे पे गोलियां खानी थी, मजहब के लिए, मुल्क के लिए, कौम के लिए। जिन हैदर मेहदी साहब को जंग लड़नी थी वो फौज को भाग के मीठी जन्नत कनाडा में बैठे। सर ये मेरी बात सुने ना। ये एक मैं आपको बात बता दूं कि कितनी कुर्बानियाँ। पहले आप ज़रा तारीख का, आप इमरान साहब पता नहीं आप तारीख पढ़ते हैं पाकिस्तान की या फ़ौज की, आपने कोई तैयारी की है इस इंटरव्यू के लिए? ये मैं आपको एक बात बता दूं, और बाय द वे एडिट आउट कुछ नहीं करना आपने। अच्छा, आपने मेरे सवाल जवाब को तोड़ तोड़ के नहीं लगाना, ये आपने मुझे वादा कर। सिर्फ मैं हाईलाइट्स जो होंगी उसको थोड़ा शॉर्ट रखूंगा, बाकी पूरा हर्फ पर हर्फ लगेगा। नहीं, आपने पूरा प्रोग्राम चलाना है। ये नहीं है कि मेरी आधी बात को उधर जोड़ दिया कि लोगों को पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ आया। ये आपने एग्जैक्टली जिस तरह हम बोल रहे हैं ना, इसी तरह चलाना है। आप मुझे पे वादा करें, वरना ये हम प्रोग्राम बंद अभी कर देंगे। ठीक है, वादा हो गया। मैं उस साथ ही 1-1.5 मिनट की हाईलाइट्स और साथ ही पूरा प्रोग्राम चलेगा। ओके, सो मैं आपको तारीख का, देखें किसको अपने अफवाज से नफरत होगी, मुझे ये बता दे। कोई पागल आदमी होगा किसी मुल्क का कि वो कहेगा यार मैं अपनी फौज से नफरत करता हूं, पागल होगा ना। क्योंकि फौज वो होती है जो आपके मुल्क का दिफा करती है, फौज वो होती है जो आपको दुश्मनों से बचाती है, फौज वो होती है जिसकी इंटेलिजेंस एजेंसियां जो है बर वक्त आपको बता देती हैं कि यार दुश्मन ये वार करने वाला है और आप उसके लिए तैयारी पकड़ते हैं। तो ये फौज का काम है ना। लेकिन अगर वो फौज, उसका सिपह सलार जिसके पास इतनी ज्यादा ताकत है, जिसको पेट काट के गरीब मुल्क ने तैयार किया, जिसको बम दिए, जिसको हथियार दिए, जिसको टैंक दिए, जिसको हेलीकॉप्टर दिए, जहाज दिए, बहरी जहाज दिए, स्कूल नहीं बने, अस्पताल नहीं बने, सड़कें नहीं बनी, भूखे नंगे पाकिस्तानी फिरते रहे, और आपने एक फौज को तैयार किया कि यार हमारे दिफा करे, वो अपनी बंदूकें आपके ऊपर चला दी। आप उस फौज को क्या, नहीं तो एक मिनट सर, मेरी बात कंप्लीट करने दे, ऐसे इंटरप्ट ना करें। उस फौज को आप क्या कहेंगे? दूसरी बात, उस आर्मी चीफ को आप क्या कहेंगे जो इस ताकत को इस्तेमाल करके मुल्क पर कब्जा करता है, जिस तरह अयूब खान ने किया, याया ने किया, जिया ने किया, मुशर्रफ ने किया, फिर आके अपना दंग दनाते हुए अपनी बादशाही बदमाशी मचाई, दंग दनाते हुए करप्ट सियासतदानों को लेके आया। ये फौजी आर्मी चीफ है, करप्ट सियासतदानों को लेके आया, उनसे मिलकर अपने हुकूमत को तूल दिया, उनसे मिलकर पाकिस्तान के तमाम इदारों को तबाह और बर्बाद किया, जिसमें ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, अदलिया, 3 सबसे बड़े, और इलेक्शन का निज़ाम तबाह कर दिया। और ये शुरू हुआ है तब से। और आज आपने देखा 22 महीने पहले एक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने एक गैर मुल्क के साथ मिलकर इस मुल्क के साथ गद्दारी की, उनके साथ मिलकर एक चलती हुकूमत को निकाला। वही डाकू, लुटेरे, चोर, बदमाश, कमीने, घटिया लोगों को ला के बैठा दिया, और उसके बाद उसका
उसका जो सक्सेसर है आसिम मुनीर, जो गैर कानूनी है, गैर आईनी है, रिटायर हो चुका था 27 नवंबर को, उसने नवाज शरीफ के साथ डील साइन करके, आपको पता है कि आर्मी चीफ बने, कम से कम उसकी 10 बिलियन रुपए की असामी बन जाती है। बिल्कुल, आप फौज में थे सर, फौज को बड़ा सर आपने बड़ा सख्त सवाल किया कि माथे पे गोली और फलाना, ये ड्रामाई सेंटेंसेस बड़े अच्छे लगते हैं वैसे बातचीत में। हकीकत देखें, इस फौज का, इस पाकिस्तान का तबाही और बर्बादी की वजह सिर्फ एक है कि इसका आर्मी चीफ की बेलगाम बेकाबू ताकत है, जिसको वो मिसयूज करता है, अब्यूज करता है, हुकूमत आके आइन तोड़ता है, कानून तोड़ता है, अपना खुद लिया हुआ अल्लाह के सामने हाजिर नाजिर जानता हुआ हलफ तोड़ता है, और फिर आगे कहता है मैं मुल्क संभालूंगा, और तबाह करके जूता खा के उसी का अपना जर्नैल उसके पीछे एक लात मारता है, उसको निकलता है, दूसरा आ जाता है। और नहीं चलेगा अबरार, ये ऐसे नहीं चलेगा मुल्क। सर ये नहीं चलेगा, लेकिन ये बातें आपको कब पता चली? यार मैं बता रहा हूँ, मैं तो फौज के कब से मैं छोड़ रहा हूँ कि फौज को इस तरह नहीं करना चाहिए। सर आप इतनी ताहीर से क्यों बोले? और ताखीर क्या मतलब? वो मैं अपने कहा मतलब, अच्छा ताखीर का क्या मुराद है, डिफाइन करें ताखीर। सर आप 2017 के बाद बोले और दिखाई दिए। नहीं तो इसका मतलब है आपने जीरो रिसर्च की है मेरे ऊपर। ठीक है, मुझे पता है आप उसके पहले आर्टिकल लिखते रहे, दुनिया के बड़े अखबारात ने उनको छापा, डेली टाइम्स तक के आपने आर्टिकल लिखे। नहीं, मेरी बात सुने, आप 2017 से क्यों कह रहे हैं? मैंने फॉर्मली लिखना शुरू किया है 2014 से, ठीक है ना। मैं 1981 से सियासत में हूं, मैं तहरीक इस्तिकलाल में ज्वाइन किया। अगर आपको नहीं पता तो ये मेरी प्रॉब्लम है। मैं माजरत चाहता हूँ। ऐसे ना लतोते कि सर थोड़ी रिसर्च करके, सर मैं भी जब किसी का इंटरव्यू करने जाता हूँ अबरार, मैं बड़ा टाइम लगाता हूँ। सर बिल्कुल, मैंने तैयारी भी की और 6-7 सवालात छोटे छोटे चाहूँगा, और फिर मैं चाहता हूँ मुफस्सल आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो लोगों तक समझाया जाए, उसके ऊपर आप बड़ी तफसील से बात कर पाएंगे। सर किसी कौम को अगर एजुकेट करना है, किसी को ठीक करना है, आप अपनी जिम्मेदारियाँ, अपनी जान को जोखिम में डाल के, और एक ऐसे 12 साल सजा याफ्ता कैदी बने जो आज़ाद कैदी हैं और कनेडा में, और अपने ऊपर तोहमत ले ली और पीछे नहीं हट रहे। लेकिन बाशऊर लोग और देखने वाले ये कहते हैं कि हैदर मेहदी साहब के अल्फाज का चुनाव अच्छा नहीं होता। सर हैदर मेहदी के अल्फाज का चुनाव है जो हैदर मेहदी है, अब क्या करें, ये मेरी प्रॉब्लम है। मैं मानता हूँ मुझे बड़ा महज़ब हो के लखनवी अंदाज में बात करना चाहिए, लेकिन ये इतने मोटे दिमाग के ये जर्नैल है ना फौजी, इनको सवाए जूते के और थप्पड़ के और गाली के इनको और कुछ नहीं समझ आता। को सारी जिंदगी इन्होंने या गालियां खाई हैं या जूते खाए हैं, या गालियां दी हैं और जूते मारे हैं। ये मैं आपको बता दूं, फौजी को जो है ना, फौजी को सिर्फ आप जो है ना कुत्ते का पट्टा पहना के जर्नैल को आप ठुडे मार के समझा सकते हैं, इसलिए कि वो सिर्फ एक जबान समझता है, ताकत, और कोई जबान नहीं समझता। अगर वो कोई और जबान समझता होता तो पाकिस्तान का आज ये हाल होता। और देखिए, आपको मैसेज को सिंपल करना है। मैं मानता हूँ अबरार मेरी बहुत सख्त जबान है, मुझे शायद जरा हल्के अल्फाज में कहना चाहिए, मानता हूँ ये मेरी गलती है और मैं बिल्कुल तस्लीम करता हूँ, मेरे अल्फाज का चुनाव आसान होना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात अबरार याद रखें, जिस आदमी के हाथ में बंदूक होती है ना, और जिसके हाथ में लाठी होती है, जिसके पास चाबुक होता है, जिसके पास चाकू होता है, उससे आप लखनवी अंदाज में बात नहीं करेंगे कि अरे भाई साहब ये जरा बंदूक मेहरबानी फरमा कर इसको नीचे रख दे, मेरे पर नहीं चलाए गोली। ऐसे नहीं चलता। इनको आपको उसी तरीके से डील करना है जिस तरीके से इनको पता है कि हम आएंगे। इनको गिराने का, हटाने का, इनको तब्दील करने का एक और एक तरीका है, वो है कि अवाम अपने हकूक के लिए बाहर निकले, अपनी ताकत का इस्तेमाल करे, वरना ये जो भेड़िए हैं जिसके सबसे ऊपर आर्मी चीफ बैठा है पाकिस्तान आर्मी का, उसके जर्नैल बैठे हैं, उसके साथ ये सारे करप्ट भेड़िए सियासतदान, नवाज शरीफ, जरदारी, फजलू मजलू, और जो इन्होंने साथ अपने छोटे कुत्ते बिल्लियां इकट्ठी कर ली हैं इलेक्शन कमीशन में और पुलिस के अंदर और ब्यूरोक्रेसी में, उनको ये मिला के ये कैसे छोड़े, क्यों छोड़े? सर इतना तजुर्बा रखते हुए, इतने सेंसिबल होते हुए,
क्या किसी एक आर्मी चीफ का नाम बता सकते हैं कि अगर मुझे बरतानिया के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से सॉरी ऑक्सफोर्ड से पीएचडी करनी पड़े तो मैं किसके ऊपर थीसिस लिख सकता हूँ? कोई तो अच्छा होगा। बहुत अच्छे, मैं बताता हूँ। जनरल काकड़ बहुत ज़बरदस्त आर्मी चीफ, आसिफ नवाज बहुत अच्छे आर्मी चीफ, ये दो तो क्लियरली सामने आते हैं। जहांगीर करामत भी अच्छे आर्मी चीफ थे। मेरी नज़र में अभी मैं सोच रहा हूँ कि और कोई इसमें है, मेरी नज़र में इसके अलावा कोई नहीं। बाकी एवरेज राहील करप्ट शायद नहीं था लेकिन इनकॉम्पिटेंट था, उसको बिल्कुल नहीं बनना चाहिए था। वो तो कप्तान मेजर से ऊपर उसको आना नहीं चाहिए, शायद मैक्सिमम लेफ्टिनेंट कर्नल। बाजवा सुसर के जरिए आया, ये बंदा बाजवा के सुसर का दोस्त है जो इसका मामू है, ये उसके जरिए आया। असलम बेग इंतहाई करप्ट आदमी और उसकी जाती अखलाकियात बहुत ख़राब थी। बाकी चार मार्शल और डिक्टेटर थे, वो आपके सामने हैं। क्यानी साहब के मुतालिक बहुत मैं दो राय आपको दूंगा। इंटेलेक्चुअली ब्रिलियंट, प्रोफेशनली ब्रिलियंट, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि वो कॉम्प्रोमाइज थे। सर एक पेज है, ट्विटर हैंडल है कंपनी के दुश्मन, आप उसकी अच्छी बुरी सादी होशियार तमाम ट्वीटों को रीट्वीट करते हैं। इस मीन्स कि आप उससे इत्फाक करते हैं। कौन सा चैनल है? कंपनी के दुश्मन ट्विटर हैंडल है एक। नहीं, मैंने कभी आज तक देखा भी नहीं। अगर कोई रीट्वीट करता है तो वो जाली मेरा ट्विटर अकाउंट है। मैंने आज तक इस हैंडल को नहीं देखा। आई स्वेयर, आई हैव नो आइडिया। यू हैव नो आइडिया। सर शेर अफजल मरवत साहब का मैंने भी इंटरव्यू किया। हम भी इंसान हैं, अशरफुल मखलूकात हैं, सोच विचार हम भी करते हैं। आपको कनाडा में बैठे हुए कैसे इल्हाम हुआ कि वो इमरान खान से वफादारी नहीं कर रहा? जैसे आपको यूके में बैठे हुए इल्हाम हुआ कि हैदर मेहदी से बात करें। ये इस तरह के सवाल को जो आप इस तरह तंज से करके नहीं करें अबरार भाई, ये अब जेब नहीं देता आपको एज एन एंकर। एनीवे, आपका क्या ख्याल है? कोई बैठा हूँ ज़मीन के कोई 10,000 फुट नीचे, आप यहाँ से बैठे मेरे से लाइव बात कर रहे हैं। आप दिन में कितनी दफ़ा पाकिस्तान लोगों से बात करते हैं, कितनी दफ़ा आप सोशल मीडिया पे जाते हैं? तो ये कोई सवाल है? आप मेरे से पूछें कि आपको कैसे पता है। अगर आपने कोई तमीज़ से सवाल पूछना है मेरे से तो कहें भाई साहब आपने शेर अफजल मरवत के खिलाफ ये। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ और में बैठे हुए इल्हाम यार चढ़े। अच्छा चले, मैं जवाब सर कोई एविडेंस है इस बात का? तो मैं एविडेंस के बगैर बात करूंगा। मैं पागल का, मुझे पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं शेर अफजल जैसे एक वो भी पागल कुत्ता है कि मैं उसके पेड़ के छत्तों में हाथ अपना डालूं और कहूं कि ये घुसपैठिया आईएसआई का 100% आईएसआई का एजेंट है। इसको बिल्डअप किया जा रहा था, इसको जानबूझ के इजाजत दी जा रही थी कि ये कन्वेंशन करे कि इसकी पॉपुलैरिटी बढ़े। इसको क्यों नहीं उठाया जा रहा था? एक बंदा मुराद सईद की तो आपको बाल नहीं नजर आता और ये बंदा धन दिलाता फिरता है पूरे केपी में। आया पंजाब करने, अरेस्ट कर लिया, 48 घंटे में छोड़ दिया। इंग्लैंड कैसे जाने देते हैं, इसको आने देते हैं। दुबई जाता है न्यू ईयर मनाने के लिए, कहता है कि मुझे इमरान ने कहा कि जी इंग्लैंड जाओ। इमरान कहता है झूठ बोलता है, मैंने नहीं कहा। फिर कहता है जी मैं जमाइमा से मिला, मैं फलाने से मिला, झूठ बोलता है, नहीं मिला। फिर कहता है जी इमरान ने कहा है कि जी ये आसिम के खिलाफ कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करी, झूठा है ना। मैं आपको बता, ये तो लोगों को पता है ना, मुझे तो इसके हैंडलर का नाम पता है, मैं नहीं बताऊंगा। आप मेरे से पूछेंगे मैं नहीं बताऊंगा। मुझे पता है कि किस पीटीआई के लीडर के थ्रू इसको घुसाया है अंदर पार्टी के अंदर। अच्छा, इसको आगे और सर आपके इतने स्ट्रॉन्ग सोर्स भी फौज ही है? मेरे हर जगह यार। मैं अबरार, मैं 42 साल तक पाकिस्तान में रहा हूँ और मैं 8 साल जो आखिरी 8 साल मैंने जो यहाँ आने से पहले जो कंसल्टिंग की है 2009 से लेकर 2015 तक 6-7 साल थी, वो मैंने 80% पाकिस्तान में किया है। और मैं पाकिस्तान में जब इमरान की हुकूमत आई है मैं वापस आया, मैंने एंकरिंग की है। मेरे मीडिया में भी कॉन्टैक्ट्स हैं, मेरे लॉयर्स कम्युनिटी में भी कॉन्टैक्ट हैं, सिविल सोसाइटी में भी हैं, फौज में भी हैं, इंटेलिजेंशिया में भी है, हर जगह है यार। मैं बहुत एक्टिव आदमी हूँ। मैं कोई ऐसे बैठा अखबारी नुमाइंदा नहीं हूँ कि जी बैठा ये पढ़ लिया, ट्वीट कर ली उधर। जिस तरह आपने भी कहा जी वो पता नहीं कौन सा ट्विटर हैंडल है उसको आप रीट्वीट करते, कभी भी नहीं। आई हैव नेवर सीन इट। बल्कि अगर आपके पास है मुझे बताएं, मैं निकालता हूँ। क्या नाम बताया आपने उसका?
कंपनी के दुश्मन या कंपनी का दुश्मन? कंपनी, ये उर्दू में लिखा? उर्दू में लिखा हुआ है, उर्दू में लिखा है। अच्छा, मुझे ना इसका लिंक भेजे। मैंने एक कंपनी का दुश्मन। अच्छा, बाय द वे मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, मैंने आज तक नहीं देखा। मैं आपको बिल्कुल भेजता हूँ इसका लिंक, और इसके ऊपर ओवरऑल फौज के हवाले से बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, और वो रीट्वीट की शक्ल में आई। सर, इतने तजर्बे की रोशनी में आपको तमाम सियासत। अबरार, एक मिनट, आपने जब रीट्वीट मेरा देखा तो इट इज मेरा ट्विटर हैंडल है जी। मैं आपको, मेरे प्रोड्यूसर ने भी चीज़ें भेजी, मैं आपको अभी से भेज सकता हूँ व्हाट्सएप के ऊपर। भेजे भेजे, एक मिनट, आई वांट टू सी इट जस्ट नाउ। अभी भेजता हूँ, मेरे साथ ही रहिए। 3 स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। कंपनी का दुश्मन और आपकी मुख्तलिफ चीज़ें हैं हमारे पास। आपने भेज दिया? 1 मिनट, 3 स्क्रीनशॉट हैं। नंबर 1 में आपको भेज रहा हूँ। हैदर मेहदी साहब, वेरी इंटरेस्टिंग। सर ये 1 आ गया। एक मिनट देखें, पोस्टेड बाय हैदर मेहदी लिखा है उसके ऊपर, रीट्वीट। साजिद मुमताज टू डेज आसिम मुनीर के 2 बंदों से। हाँ, ये मैंने किया रीट्वीट, बिल्कुल, ये मुझे पता है, ये मैंने किया है, बिल्कुल सही किया। ये तो है और चीज, शेर अफजल मरवत। आप हर उसका रीट्वीट करते हैं? काफ़ी हमने यानी कि ये काउंट जो है वो फेक है, जाली है। नहीं, ये मैंने किया, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपने किया ना, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये कंपनी का दुश्मन बंदा है, बंदी है, इंसान है। इसका जो मैंने इसका जो इसका मतन है ना, वो अब मतन आपके प्रोग्राम में से पढ़ के नहीं सुना सकते, मैं उससे इत्तेफाक करता हूँ। अच्छा, मतन से इत्तेफाक करते हैं, आपने इसलिए ऐसे किया? जी जी। सर, इमरान खान ही अच्छा क्यों है आपके नज़दीक? नहीं यार, बहुत और भी अच्छे लोग हैं। देखें, इमरान बहुत अच्छे लोग हैं ऐसी, लेकिन हमारे पास जो मौजूदा सामने सियासतदान हैं या लीडर हैं, उनमें इमरान खान एड़ी चोटी सबसे बहुत बुलंद पाया है। उसमें गलतियां ज़रूर हैं, उसकी कमज़ोरियां ज़रूर हैं, उसने गलत फैसले किए हैं, शायद अभी भी कर रहा हो, और उसने अच्छी टीम नहीं बना सका, ना तजर्बाकार था, ये सारी चीज़ें एक जगह। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद अगर कोई एक आदमी इस वक्त उसके अंदर सलाहियत है कि पाकिस्तान को एक सही रास्ते पे लगा सकता है ना, तो वो इमरान खान है। वो कोई पैगंबर नहीं है, वो कोई फरिश्ता नहीं है, वो एक आम इंसान है। उसके दिल में एक पाकिस्तान के लिए एक मोहब्बत धड़कती है। उसके दिल के अंदर गरीबों की जो तबाही और बर्बादी को देखते हुए उसके आंखों में आंसू आते हैं। और उसने 3-3.5 साल में आप जो मर्जी उसकी बुराइयां कर लें, उसने तकरीबन मौजूदा तौर पर पाकिस्तान में एक मुआशी रेवोल्यूशन लेके आए। भूलना नहीं चाहिए, उसने अस्पताल बनाए हैं, उसने हॉस्पिटल बनाए हैं, नमल कॉलेज है, सब कुछ, यूनिवर्सिटियां बनाई, सब कुछ किया है। तो अब आप जो है, अगर मैं आपस में बैठ जाए ना, और आप बहुत अच्छे आदमी हो, अगर मैं आपकी बुराइयां गिननी शुरू कर दूं तो वो बेशुमार, और मेरी भी आप इसी तरह करें तो बेशुमार है। तो अबरार, वी हैव टू बी सेंसिबल, बैलेंस्ड, कि यार ऑन द फेस ऑफ इट, अगर मुझे नवाज शरीफ है, आसिफ जरदारी है, फजल रहमान है, आसिम मुनीर है, या इमरान खान है, मैं इमरान सिंह 100%। आप उसकी जर्नी देखें ना, ट्रू। आप देखिए कि जिस आदमी ने अपनी जात के लिए एक देला नहीं पैसा किया। आपको पता है अबरार, आप तो यूके में रहते हैं, कितनी इनको मिलनी थी जमाइमा के साथ डिवोर्स की सेटलमेंट, आपको अमाउंट पता है? असल में इमरान खान को लोग समझ ही नहीं पाए आज तक, जिनको समझना था वो भी नहीं समझ पाए कि वो सोचता कैसे है, वो करना क्या चाहता है, सब नासमझी में मारे गए। सर, एक ऐसा सवाल पूछना चाहता हूँ आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठा के, जो सारी ज़िंदगी आपसे कोई ना पूछता, मैं और आप शायद दुनिया से चले जाते, लेकिन उसका तल्लक आपके साथ है और चंद और लोगों के साथ और इमरान खान के साथ। सर, आप जो कुछ जितना बुरा जर्नैलों की गलतियां, अच्छाइयों और बुराइयों के ऊपर बोलते हैं, इसकी सज़ा इमरान खान आपकी वजह से काट रहा है, और इमरान खान के मामलात हर जगह के ऊपर
इस वजह से बिगड़ते हैं कि आप लोग उनके वेल विशर हैं, आप उनसे मोहब्बत करते हैं और फिर जो तनकीद उस तरफ इदारे पे करते हैं उसका बोझ पीटीआई और इमरान खान उठाते हैं। ये बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल गलत। ये कैसी बातें, कब बच्चों वाली बातें करते हैं अबरार, आपको नहीं कह रहा, मतलब जो लोग ये बातें करते हैं, कैसी बात, ऐसी बात नहीं है। आप क्या समझते हैं कि मैंने जो नंगा किया है फौज की जो इन्होंने अपना रवैया अख्तियार किया है, जर्नैलों ने रवैया अख्तियार